हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज जनवरी माह का आखिरी दिन है और आज के वीडियो में हम लोग 31 जनवरी के साथ साथ पिछले 2 दिन के करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम में, तो आप मेरे टेलीग्राम से डेली के डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट टाइम 27 तारीख को जब मैंने आपको करंट अफेयर दिए थे, तो उस टाइम पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल ये था कि भारत धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से देश के साथ संपन्न करती है। तो इसका सही आंसर है धर्मा गार्जियन जापान के साथ कंडक्ट करी जाती है। और ये जो एक्सरसाइज है ये हर वर्ष कंडक्ट करी जाती है। इसकी एक और खास बात है, धर्मा गार्जियन में 8 रूल्स को फॉलो किया जाता है। ये जो 8 रूल्स हैं ये जापान और भारत दोनों की सेनाओं के द्वारा म्यूचुअली बनाए गए हैं। ये रूल्स कुछ इस तरीके से हैं: राइट लिवलीहुड, राइट कंडक्ट, राइट पोजीशन, ठीक है, इस तरीके से राइट माइंडफुलनेस, इस तरीके से टोटल 8 रूल बनाए गए हैं और जिन पर ऑब्जर्व करते हुए इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर और इंडोनेशिया की कैपिटल है बोर्नियो। पहले यहाँ की कैपिटल जकार्ता थी। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जहां पर भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो यूनियन पेट्रोल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी में आने वाले समय में टोटल 100 नए बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 135 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50 एकड़ जमीन में ये पूरा प्रोजेक्ट आवंटित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा बायोगैस को कंप्रेस करने का काम किया जाएगा और टारगेट लिए लेकर भारत सरकार चल रही है कि 14 टन बायोगैस का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाएगा। बायोगैस, इसको हम लोग हिंदी में गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं और साइंटिफिक टर्म में इसी को मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? इसको बोलते हैं कथक। क्या बोलते हैं? कथक। अभी हाल ही में एक पत्रिका है, सतर्कता पत्रिका है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि गाइड लॉन्च करी गई है और इसका नाम रखा गया है पहल। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको इरडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इरडा जिसको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इन्होंने ये एक नई मैगजीन लॉन्च करी है। इस मैगजीन के अंतर्गत इन्होंने ये बताया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी को उत्पादित करते टाइम जितने भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो भी पूरा सेक्टर है, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं तो एनर्जी काम की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो दूसरे कंट्रीज हैं, जिनको हम आसपास के हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम लोग इनको रिन्यूएबल एनर्जी देते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके मानकों पर यह खरे ना उतरे, जिसके लिए इस प्रॉपर गाइड को लॉन्च किया गया है। एडा की स्थापना 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार दास। कौन है? पीके दास। हाल ही में ये भारत का कौन सा हवाई अड्डा है जिसको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत सरकार की तरफ से? तो ये है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। और इन्होंने पिछले एक सत्र में जिस तरीके से क्वालिटी कंसेप्ट पर काम किया हुआ है, जिस तरीके से पैसेंजर्स को फैसिलिटी दी हुई है, जिस तरीके से फ्लाइट्स को डिले होने से बचाया है, तो इन सारे कार्यों के लिए इनको एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी लिस्ट यूट्यूब कम्युनिटी पर शेयर कर दी थी और टेलीग्राम पर भी, कि बीसीसीआई की तरफ से क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया जा रहा है। ये है शुभमन गिल। और बीसीसीआई की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जा रहा है इस बार? ये है रवि शास्त्री। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। क्या बता सकते हो भारत सरकार ने अभी भारत रत्न के लिए किसको नॉमिनेट किया है? तो भारत रत्न दिया जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है इनका? कर्पूरी ठाकुर। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सदा तंसीक, ये भारत ने कौन से देश के साथ शुरू करी है अभी? तो ये एक्सरसाइज भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ कंडक्ट करना अभी हाल ही में शुरू किया है। ये एक्सरसाइज 29 जनवरी को शुरू हुई है, परसों के दिन, और ये चलेगी 10 फरवरी को। इसका समापन
राजस्थान में होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सदा तंसीक नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इस बार भारत के राजस्थान में कंडक्ट हो रही है, और इसमें सऊदी अरेबिया और इंडियन आर्मी दोनों की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। ये खास बात है इसकी। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सलमान अल सऊद। क्या नाम है? सलमान अल सऊद। और जापान की कैपिटल टोक्यो, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने और कोलंबो, इटली की कैपिटल है रोम। और मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर बात करें तो क्या आप बता सकते हो, अभी कुछ टाइम पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी जिसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी है। तो ये भारत ने किसके साथ कंडक्ट करी है? इजिप्ट के साथ हमने कंडक्ट करी है, ठीक है, साइक्लोन। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ हुई है? तो खंजर हुई है किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्स के साथ। ये कौन है जिन्होंने फ्लिपकार्ट के को फाउंडर पद से, ये को फाउंडर तो हैं ही फ्लिपकार्ट के, लेकिन अभी इन्होंने अपने बोर्ड से रिजाइन कर दिया है और अपना नया स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है बिनी बंसल। और बिनी बंसल की जो कंपनी है, ये फ्लिपकार्ट है। ये इन्होंने कुछ टाइम पहले संजय बंसल के साथ शुरू करी थी। संजय बंसल ने 2018 में ही इससे रिजाइन कर दिया था। माफी चाहता हूँ, सचिन बंसल ने। तो इन्होंने तो 2018 में ही रिजाइन कर दिया था और उसके बाद अपनी एक नई कंपनी खोली थी, नवी नाम की कंपनी। तो अब इसमें बचे थे बिनी बंसल। अब इन्होंने भी बोर्ड ऑफ मेंबर से रिजाइन कर दिया है और अपना नया स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपडोर। ऑपडोर भी ई कॉमर्स को मदद करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। और पिछले 16 साल से फ्लिपकार्ट इन दोनों की देख रेख में चल रही थी और फ्लिपकार्ट को एक अच्छी ऊंचाइयों पर भी ये ले गए। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने सारे स्टेक्स फ्लिपकार्ट के बेच दिए और नया जो अपना स्टार्टअप है ऑपडोर, इसको शुरू करने का फैसला लिया। आपको पता होना चाहिए, ऐसा इसलिए इन्होंने किया क्योंकि जो फ्लिपकार्ट है, इसको पहले ही वॉलमार्ट खरीद चुका है। वॉलमार्ट एक अमेरिकी कंपनी है। कितने ऐसे भारतीय साइंटिस्ट हैं जिनको ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ब्लावात्निक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में लिस्ट जारी करी गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और ये टोटल है 3 साइंटिस्ट। ये कौन कौन है 3 साइंटिस्ट? तो एक तो हैं मेहुल मलिक, दूसरे हैं डॉक्टर तन्मय भारत, और तीसरे जो हैं ये हैं राहुल आर नायर। तो इन तीनों भारतीय साइंटिस्टों को ब्लावात्निक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, ब्लावात्निक अवार्ड तब देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे साइंटिस्ट जो कि कहीं ना कहीं दूसरे देश के हों या फिर ब्रिटेन के ही हों। मतलब वो कुछ इस तरीके की इनोवेशन करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी फायदा हो। तो इन दो तीनों साइंटिस्टों के काम करते हुए, इन्होंने जिस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, काम करते हुए भारत और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों को ही फायदा हुआ है। इस वजह से ये सम्मानित किए जाएंगे। और ये जो अवार्ड है, इनकी शुरुआत साल 2007 में करी गई थी, पहली बार ब्लावात्निक फैमिली फाउंडेशन के द्वारा। ये कौन सी कंपनी है जो कि टाटा के साथ कोलैबोरेशन कर रही है और टाटा के साथ मिलकर ये भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को शुरू करेंगे? मतलब कहने का ये कि अब आने वाले समय में भारत में बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि जैसे कि आप टैक्सी वगैरह हायर करते हो ना, वैसे ही आप अपना हेलीकॉप्टर भी हायर कर पाओगे घटे दरों में। तो ये कंपनी है एयरबस। और एयरबस ने फैसला लिया है कि टाटा के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन प्राइवेट बेसिस पर लॉन्च करेंगे और बहुत ही जल्द इसका फाइनल असेंबली लाइन भी आने वाला है, जिसके बाद इसको हरी झंडी मिल जाएगी और भारत में इस तरीके की फैसिलिटी शुरू हो जाएंगी। और एक बार में इसमें 6 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी। मतलब वही, जैसे कि मान लीजिए आप टैक्सी लेके जाते हो तो आप प्राइवेट बेसिस पर पूरी ले जाना चाहो या फिर आप शेयरिंग पर ले जाना चाहो, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी कर पाओगे। आप चाहो तो पूरा हेलीकॉप्टर ही बुक कर लो और चाहो तो 6 लोगों के साथ शेयरिंग पे भी आप जा सकोगे। और इनकी खास बात ये होगी कि ये जो इसका फाइनल असेंबली लाइन है, ये आने में अभी करीब करीब 24 महीने लग जाएंगे। मतलब 2 साल का समय इसमें लग जाएगा। 2 साल के बाद ये एसएप स्टार्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये जो फाइनल असेंबली लाइन इसका होगा, ये काफ़ी छोटे रेंज के हेलीकॉप्टर होंगे। बाकी अगर एयरबस की बात करें तो इसकी स्थापना 1970 में करी गई थी। एयरबस का हेडक्वार्टर है फ्रांस का एक शहर जिसको बोलते हैं टॉलोस। क्या बोलते हैं? टॉलोस। और इसके सीईओ हैं गुलामी फौरी। क्या नाम है? गुलामी फौरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, कौन से दिन ये दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष ये दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहली बार ये दिवस जो है, ये 1953 में अनाउंस किया गया था।
कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल के द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस दिवस को मनाया जाए। इनमें से ये कौन है जो कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं देवराज शर्मा। और देवराज शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड से रिटायर्ड ऑफिसर है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिविल सेवा परीक्षा होती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, उसके लिए ये और भी कई जगहों पे काम कर चुके थे। साल 2022 में ये कोस्ट गार्ड से रिटायर हुए हैं। तो इनके डेडिकेशन को देखते हुए अब इनको हिमाचल प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यता दी गई है मेंबर के रूप में। और आपको पता होना चाहिए स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है। तो जैसे यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं इनको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, उसी तरीके से स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स होते हैं इनको राज्य का गवर्नर अपॉइंट करता है। तो इनको हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया गया। भारतीय सेना में पहली बार कोई महिला सूबेदार की पोस्ट पर अपॉइंट हुई है, इनका नाम क्या है? तो जो आपको दिखाई दे रही हैं इनका नाम है प्रीति रजक। क्या नाम है? प्रीति रजक। और 2022 में दिसंबर के महीने में ये मिलिट्री कॉप्स पुलिस में शामिल हुई थी। और तब से ये जब ये अपॉइंट करी गई थी तो उस टाइम पर ये हवलदार थी। तो इनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए बाय द वे आपको बता दूं ये शूटिंग में चैंपियन है। इससे पहले ये 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल भी ला चुकी हैं। और अभी ये 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने भी जा रही हैं, तो उसके लिए इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार भारत के लिए गोल्ड लेकर आए। तो इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको प्रमोट किया गया है और प्रमोट होकर अब ये सूबेदार हो गई हैं। आज तक कोई भी महिला इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार की पोस्ट पर नहीं गई थी, तो ये पहली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। अमेरिका के अंदर पूरे दुनिया से जितने भी पर्यटक जाते हैं उनमें से भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो पूरे दुनिया से अगर देखा जाए तो अमेरिका में जितने भी पर्यटन जाते हैं उनमें से भारत की इस बार रैंक रही है 5वीं। मतलब आप ये बोल सकते हो भारत 5वें नंबर पे अमेरिका के अंदर पर्यटन का सोर्स है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पिछले एक सत्र में 30% की बढ़ोतरी आई है ऐसे लोगों की जो कि भारत से अमेरिका में जाना पसंद कर रहे हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा शिप लॉन्च किया है जो कि मिथेनॉल से चलेगा? तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो बिग बॉस कंपनी है। इसको बोलते हैं मस्क। अगर आप मैरी टाइम को जानते हैं, मैरी टाइम का मतलब ऐसे पर्टिकुलर शिप्स जो कि एक से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करते हैं, जिसको मर्चेंट नेवी भी बोला जाता है करियर के बेसिस पर। तो उसमें मस्क कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। 1904 में इसकी स्थापना करी गई थी। और मस्क डेनिश कंपनी है, डेनमार्क की कंपनी है। इनके द्वारा ये जो अभी एक नया जहाज लॉन्च किया गया है, इस जहाज की कैपेसिटी सुन के आप अचंभित हो जाएंगे। इस जहाज में एक बार में 16,000 कंटेनर्स आ सकते हैं। ये वो कंटेनर्स होते हैं जो कि एक कंटेनर एक ट्रक के ऊपर रख दिया जाए तो आपको देख के लगता है ट्रक पूरा भर गया। ऐसे 16,000 कंटेनर 20 फीट के इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और ये एक से दूसरी जगह आराम से ले जाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। अब ये क्योंकि ये मीथेनॉल से चलेगा, पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा। और इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो पूरे दुनिया में इसकी कैपेसिटी के 80% के आसपास भी कोई जहाज नहीं है। हाल ही में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो है, इन्होंने भारत को क्या समर्पित किया है? टीएचडीसी की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर है ऋषिकेश। तो ये उत्तराखंड में स्थित एक संस्थान है और जो कि पूरे तरीके से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत कार्य करता है। और इन्होंने अभी भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है। मतलब इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पन्न करने का काम करेगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि अभी ये ट्रायल पर है। अगर सारी चीजें सही रहती हैं तो इस साल के अंत तक ये प्रोजेक्ट भारत सरकार को पूरे तरीके से हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और टीएचडीसी जो है हेडक्वार्टर तो आपको बता दिया ऋषिकेश है। इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर के विश्नोई। क्या नाम है? आर के विश्नोई। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा की आईडी ऊपर लिखी हुई है, वरुण अवस्थी 07। बॉब कार्ड आपको पता है किसकी सब्सिडरी है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की सब्सिडरी है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसकी सब्सिडरी कंपनी है, चाइल्ड कंपनी है बॉब कार्ड।
ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड्स देने का काम करते हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए अपनी एक अलग सब्सिडी बना रखी है। तो इन्होंने अभी अपना एक नया रीब्रांड किया है, मतलब रीब्रांडिंग करी हुई है। तो अपना नया लोगो भी लॉन्च किया है, टैगलाइन भी लॉन्च करी है। तो इनकी टैगलाइन क्या है? तो इनकी जो टैगलाइन है इस बार ये है, क्रेडिट री इमेजिन्ड। क्या है? क्रेडिट री इमेजिन्ड। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो इनका लोगो होगा, अब से ये होगा लोगो इसमें, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड देते हैं तो आगे देखो सी लग कर भी आ रहा है, ठीक है। और ये जो इनका बी है, इसको इन्होंने कुछ इस तरीके से एलैबोरेट किया है, इसको नाम दिया है बड़ौदा सन। क्या नाम दिया है इन्होंने? बड़ौदा सन। सन का मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये सूर्य की किरणें इस तरीके से आ रही हैं बी के ऊपर, इसी वजह से इसका नाम है बड़ौदा सन। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात का वडोदरा। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे देबदत्त चंद। कौन है? देबदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के कई काफी पुराने बैंकों में से एक है और टॉप 3 रेपुटेटेड बैंक्स में से एक है। इंडियन न्यूज़पेपर डे कौन सा दिन मनाया जाता है? हर वर्ष ये दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 28 जनवरी 1780 को पहली बार भारत में जेम्स हिकी के द्वारा न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था और इस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। ये न्यूज़पेपर अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया था और इसको कलकत्ता से पब्लिश किया जाता था। हालांकि गोरों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो गोरों ने इसको फादर ऑफ द इंडियन प्रेस भी बोल दिया था, ठीक है। और ये वीकली बेसिस पर पब्लिश किया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से जुड़ा ही हुआ है, इस वजह से इंडियन न्यूज़पेपर डे इसी दिन मनाया जाता है जिस दिन बंगाल गैजेट लॉन्च किया गया था। तो ये तो अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर था। क्या आप बता सकते हो भारत का पहला हिंदी भाषी न्यूज़पेपर कौन सा था? इसका नाम था उदंत मार्तंड। क्या नाम है? उदंत मार्तंड। और इसको लॉन्च करने वाले पब्लिशर कौन थे? जेके शुक्ला, जुगल किशोर शुक्ला। ये भी 3 देश कौन से हैं जिन्होंने एक संस्थान है जिसका नाम है इकोवैस। इकोवैस का मतलब है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ये एक ऐसी संस्थान है या फिर आप बोल सकते हो ऐसा ग्रुप है जो कि 15 देशों का समूह था और पूरे वेस्ट अफ्रीका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये समूह बनाया गया था। अभी क्या है कि इसकी स्थापना तो 1975 से करी गई थी। सारी चीजें यहाँ पर सही चल रही थी, लेकिन अचानक से पिछले 3 साल से चीजें यहाँ पर खराब होने लगी। अब ये क्या होने लगा ऐसा मैं आपको बताता हूँ। 2020 में क्या हुआ? जो माली देश है 2020 में इसका तख्ता पलट हो गया और यहाँ पे मिलिट्री रूल करने लगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक तख्ता पलट यहाँ पर और हो गया, फिर 2022 में भी हो गया और ये देश निकला बर्किना फासो। यहाँ पर भी मिलिट्री रूल चलने लगा। और अभी 2023 में पिछले साल एक और देश आया आगे जिसका नाम है नाइजर। नाइजर में भी सेम वही कंडीशन हुई, तख्ता पलट हुआ और मिलिट्री रूल होने लगा। तो ये जो 3 देश हैं इनके पिछले कुछ टाइम से बन नहीं रही थी इस पर्टिकुलर समुदाय के अंदर। इस ग्रुप के अंदर इनको कई बार वार्निंग भी दी गई थी कि आप पूरे रिपब्लिकन तरीके से एक देश को अपने चलाएं। आप इस तरीके से मिलिट्री रूल करके नहीं चला सकते हो देश को। लेकिन इसमें जो इनकी मिलिट्रीज हैं ये सुनने को तैयार नहीं थी और अंततः काफी जद्दोजहद के बाद अब इन्होंने तीनों ने एक साथ ही फैसला लिया कि हम इकोवॉस से विड्रॉल कर लेंगे। और बाय द वे आपको बता दूं इन तीनों के ऊपर पहले ही सैंक्शन भी लगा दिए गए थे। तो इकोवॉस पहले ही सैंक्शन लगा के रख रहा था, बहुत सारी चीजें इनके ऊपर अम, लगा दी गई थी इस तरीके से कि इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली ना होने पाए, क्योंकि ये अपने आप को रिपब्लिकन डिक्लेयर करें, ऐसे तो नहीं चल सकता। लेकिन सही राह पे जाने की बजाय इन्होंने उल्टा रास्ता ही चुना और फाइनली इकोवॉस से भी एग्जिट कर लिया अब इन्होंने। बाय द वे बर्किना फासो जो है इसकी कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं ओगादोगा। क्या बोलते हैं? ओगादोगा। और माली की कैपिटल क्या है? बामाको। नाइजर की कैपिटल है नायामी। क्या है? नायामी। हाल ही में ये कौन से भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 जीत लिया है? तो ये हैं मनदीप जांगड़ा। कौन है? मनदीप जांगड़ा। और इन्होंने अमेरिकी बॉक्सर, ये कौन है जिनको इन्होंने हराया? इन्होंने रॉय जोन्स को हराया है यहाँ पर। और माफी चाहता हूँ, रॉय जोन्स को नहीं इन्होंने हराया, इन्होंने गेराल्डो एस्क्वेल को हराया। गेराल्डो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस्क्वेल, ठीक है। और जो ये इन्होंने अपना टूर्नामेंट जीता है ये 30 साल की उम्र में जीता है। पहले ये 75 kg वेट कैटेगरी में खेलते थे, लेकिन उस टाइम पर ये टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे थे। तो इन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया और उसके बाद कम
वेट केजी में आकर इन्होंने इस कैटेगरी में इस बार जीता है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। यह कौन सा देश है जो कि 2027 में होने वाले क्रिकेट के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट करेगा? वैसे आपको बता दूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है ये मल्टीपल कंट्रीज में होती है, लेकिन कोई एक देश तो ऐसा होगा जो उसका फाइनल होस्ट करेगा। तो ये है इंग्लैंड। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, आपको बता दूं, लगातार पिछले 4 बार से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है ये इंग्लैंड में ही खेला जा रहा था और इस बार भी खेला जाएगा। और इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। फिलहाल आपको बता दूं, इस टाइम पर वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया है और भारत दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पिछले साल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ था उसमें भारत हार गया था, उप विजेता रहा था भारत। और ये सारे आईसीसी के द्वारा होस्ट किए जाते हैं टूर्नामेंट। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का 5S विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है? तो यह देश है नीदरलैंड। और नीदरलैंड ने फाइनल में भारत को हराया। नीदरलैंड ने इसमें 7-2 से भारत को हराया है। तो आप बोल सकते हो नीदरलैंड यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट रहा और भारत यहाँ पे सिल्वर मेडलिस्ट रहा है। और ब्रोंज किसने जीता? तो ब्रोंज जीतने वाला देश रहा पोलैंड, थर्ड नंबर पे। क्या कोई भारतीय खिलाड़ी है जिनको सम्मानित किया गया है इसमें? तो बेस्ट जूनियर प्लेयर के रूप में दीपिका सोरेन है। क्या नाम है इनका? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दीपिका सोरेन, जिनको सम्मानित किया गया है। और बेस्ट प्लेयर कौन रही? ये है नूर दे बात, नीदरलैंड की, जिन्होंने बेस्ट प्लेयर के रूप में टाइटल हासिल किया। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक मंदिर के लिए परियोजना शुरू करी गई है जिसका नाम है सामाली परियोजना? सामाली का मतलब यहाँ पर क्या है आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। और उड़ीसा के अंदर, ये तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा में ये जो परियोजना है ये संबलपुर से लॉन्च करी गई है। संबलपुर के अंदर समलेश्वरी मंदिर का परिसर है। इसका जीर्णोद्धार करने के लिए ये नई परियोजना शुरू करी गई है। इसके लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा 200 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। आने वाले समय में समलेश्वरी मंदिर जो है उसका जो स्ट्रक्चर है इसे रीबिल्ड किया जाएगा, और ताकि जो श्रद्धालु लोग हैं उनको बेहतर फैसिलिटी मिल सके। साथ में इतना ही नहीं, मंदिर का जो आसपास का परिसर है उसको भी बेहतर बनाया जाएगा, श्रद्धालुओं के रुकने की भी व्यवस्था हो सके। इतना ही नहीं, ये जो 200 करोड़ आपको कॉस्ट दिखाई दे रही है इस प्रोजेक्ट की, ये इस वजह से आपको ज्यादा लग रही है क्योंकि इसमें महानदी रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा। महानदी रिवर फ्रंट, जैसे कि जब आप गुजरात में अहमदाबाद में जाते हो तो आप देखोगे साबरमती रिवर फ्रंट बना हुआ है, काफी खूबसूरत सा। उसी तरीके से अयोध्या रिवर फ्रंट और वाराणसी में गंगा रिवर फ्रंट बना हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी महानदी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। और उड़ीसा में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? रघुवर दास। अच्छा, अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है। विधानसभा के इलेक्शन में कौन राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं? क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? कई बार वैसे मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि एमपी में भी नए मुख्यमंत्री बने हैं। एमपी में तो पहले ही बीजेपी थी, फिर से आ गई है। तो नए मुख्यमंत्री एमपी के कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। राजस्थान के आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है राणा तलवार। 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। राणा तलवार कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो आपको बता दूं, ये पहले भारतीय ही नहीं, केवल ये पहले ऐसे एशियन थे जिन्होंने किसी ग्लोबल बैंक को लीड किया हो। मतलब एक ऐसा बैंक जो कि पूरे दुनिया में काम करता हो, उसको लीड करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियन थे राणा तलवार। और इनका निधन हो गया है, इस बात की पुष्टि करी है डीएलएफ ग्रुप ने। और अपने करियर की शुरुआत जो इन्होंने करी थी वो इन्होंने सिटी बैंक इंडिया से करी थी 1969 में। और उसके बाद ये फाइनली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसके सीईओ बने जाके, तब जाकर ये रिकॉर्ड इन्होंने कीर्तिमान किया। ये कौन सा संस्थान है जिसको 2024 के टॉप एम्प्लॉयर इन इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया है? टॉप एम्प्लॉयर के रूप में उसे सम्मानित किया जाता है जिस संस्थान ने अपने एम्प्लॉयज का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा हो। तो ये कौन सा संस्थान है? एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एनटीपीसी के जो चेयरपर्सन है ये हैं दिलीप कुमार पटेल। इनके द्वारा यह अवार्ड रिसीव किया गया। और एनटीपीसी के अंदर जो प्रैक्टिस सर्वे हैं ये काफ़ी बेहतर माने गए हैं।
जो इनके वैलिडेशंस थे, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं थर्मल पावर के लिए, उनका ऑडिट भी इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी इनसे खुश हैं और इसके अलावा जो प्रदर्शनीज़ हैं, बिज़नेस के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया है। तो हर एक सेक्टर में ओवरऑल ये लिस्ट बनती है, तब जाकर कोई कंपनी सेलेक्ट करी जाती है। 2024 के लिए टॉप एम्प्लॉयर रहे हैं। कोमोरोस, जो कि एक अफ्रीकन रीजन कंट्री है, एक बार फिर से इसके राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अज़ाली ओस्मानी। क्या नाम है? अज़ाली ओस्मानी। और अभी वोटिंग हुई थी कोमोरोस में, तो वहाँ पर वोटिंग के दौरान इनको करीब 63% वोट मिले पहले। तो मैटर वहाँ पे चला गया सुप्रीम कोर्ट में। कई लोगों ने, कई ग्रुपों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग को रीकाउंट कराया और रीकाउंट कराने के बाद जो आंकड़े निकल के आए, ये 63 से घट के 57 हो गए। बट स्टिल बहुमत तो है ही है। तो एक बार फिर से जो कोमोरोस है, अब उसकी देखभाल में रहेंगे अज़ाली ओस्मानी। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से जो इनका जो रिजल्ट था उसे वैध बताया, लेकिन हाँ, काउंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी थी पहले। कोमोरोस जो है, इसका जो कैपिटल है, यह है मोरनी। यह है मोरनी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली वाटर मेट्रो सर्विस जो है, ये उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में शुरू करी जाएगी? तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे तरीके से तैयार है अयोध्या के अंदर ये सर्विस चलाने के लिए। अयोध्या में ये जो वाटर मेट्रो सर्विस है, ये बहुत ही जल्द अगले 1 से 2 महीने में चला दी जाएगी। और ये जो आपको पर्टिकुलर बोर्ड दिखाई दे रही है, ये फुल्ली एयर कंडीशन है और साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। इसमें कोई आवाज़ नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक है पूरे तरीके से। एक बार में चार्ज करने पर 1 घंटे तक ये एबल होगी चलने के लिए। और खासकर ये जो अयोध्या में चलाई जाएगी, ये एक से दूसरे घाट तक चलाई जाएगी। एक घाट है जिसका नाम है गुप्तार घाट। क्या नाम है? गुप्तार घाट। और यहाँ से लेकर श्री संत तुलसीदास घाट तक ये चलाई जाएगी। और दोनों की जो डिस्टेंस है, ये 14 किलोमीटर है करीब करीब। तो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्यटन बहुत बढ़ रहा है अयोध्या के अंदर रामलला मंदिर के उद्घाटन के बाद, तो अब लोगों को इसका भी लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा दूसरे शहरों की तरह। एक बार में 50 यात्रियों को एक से दूसरी जगह ले जा पाएगी। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं विजयनगर साम्राज्य जो है, इसके लिए आयात की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी थी? मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो, विजयनगर एम्पायर जो था, ये सबसे ज्यादा तादाद में क्या इंपोर्ट करता था? चाय, तंबाकू, घोड़े, या फिर धात्विक तलवारें? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। 2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। जो ये फाउंडेशन बैच है, इसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 साल के पीवाई क्यूज और साथ में वन लाइनर का एक क्रैश कोर्स भी आपको दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, आप उसे जाके अवेल कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं इस बैच में, वो सारे मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी कोर्स स्टेट एग्जाम हो या फिर एसएससी में हो, बच के नहीं जाने वाला है। इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या राज्य का। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरे स्पेसिफिक बैच भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, सिर्फ जियोग्राफी, इस तरीके के बैचेस ऑप्शन भी हैं। स्टैटिक जीके का बैच भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में 200 पेजेस से भी ज़्यादा की मैंने आपको पूरी मैगजीन दी हुई है। और इसके बाहर स्टैटिक जीके के टॉपिक ही नहीं बनते हैं, जिसमें मैंने आपके 50 से ज़्यादा टॉपिक कवर किए हुए हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।